What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lord Family। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है, एक शानदार बात आप लोग इसको बोल सकते हैं। लाइफ में हर एक इंसान से आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि सीखिए सबसे, पर लेकिन किसी को फॉलो मत कीजिए। अपना खुद का एक रास्ता बनाइए, क्योंकि आपकी एक अलग पहचान है, आप एक अलग इंसान है। आप जिन सिचुएशन, जिन परिस्थितियों से होकर यहां तक पहुंचे हैं, तो वो आप लोगों की जो अपब्रिंगिंग रही है वो कंप्लीटली डिफरेंट है किसी दूसरे पर्सन से। तो कभी भी अपने पैर का जूता जो है वो दूसरे के पैर में फिट करने की कोशिश न करें, या फिर दूसरे के पैर का जूता अपने पैर में फिट करने की कोशिश न करें। अपना खुद का एक रास्ता बनाइए, आप लोगों की खुद की एक पहचान होगी, और जब आप लोग मंजिल पर पहुंचेंगे तो ये आप लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया रास्ता होगा। तो यही काफी इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, जैसे कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, या फिर मैं आप लोग कई सारी सलाह देता हूं, या कोई भी दूसरा पर्सन आप लोगों को सलाह देता है, आप लोगों को सारी सलाह फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं आंख बंद कर। उसको एनालाइज कीजिए कि आप लोगों की कहां पर कमियां, कहां पर खामियां हैं, क्या चीजें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं यहां से। तो एक तरीके से एक एनालिटिकल माइंड अपना रखिए, चीजों को सोच समझकर इंप्लीमेंट करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर सामने वाले ने बोल दिया, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको एक बार सोचिए सही है या फिर गलत है, उसके बाद में उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर इस तरीके से आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग हमेशा एक सही डायरेक्शन में एक सही डिसीजन ले पाएंगे, अपनी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर आगे चल पाएंगे। ओके, तो यही बात थी जो आप लोगों को शेयर करनी थी। इसी के चलते कल ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आप लोगों से बात की थी। यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया यूपीएससी और गवर्नमेंट से कि प्रीलिम्स को पोस्टपोन क्यों न किया जाए। तो यूपीएससी ने तो साफ साफ बोल दिया है कि अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि प्रीलिम्स को पोस्टपोन किया जाएगा, तो उन्होंने साफ साफ यहां पर बोल दिया है। पर लेकिन अभी जो यहां पर बेसिकली केसेस का डिसीजन है कल आएगा इनके 30 सितंबर को, ठीक है। तो उसके बाद में पता चलेगा कंडीशन क्या बनने वाली है। मैक्सिमम चांस यहां पर ऐसे लग नहीं रहे कि किसी भी तरीके से प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन होने वाला है। और ये जो वीडियो बनाई थी इससे मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था। कुछ बच्चे ये थे, मुझे बहुत सारे बच्चों का मेल आया कि सर हम अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं डॉक्टर नर्सेज अलग अलग वे में काम कर रहे हैं, जिनको पढ़ने का जरा सा भी टाइम नहीं मिला है। तो कुछ के ऐसे मेल थे, कुछ ऐसे थे जो कि बाढ़ में फंसे हुए हैं, कई सारे ऐसे बच्चों के भी मेल आए। तो उनके द्वारा बोला गया कि सर प्लीज ये बात एक बार रखिए आप। तो अगर मेरी पर्सनल राय माने तो मेरा पर्सनली कोई ऐसा व्यू नहीं है इसके ऊपर कि मैं चाहूं कि यहां पर एग्जाम जो है पोस्टपोन हो, क्योंकि एक पूरा सिस्टम होता है, उसके हिसाब से काम चलते हैं। पर लेकिन मैं यहां पर ये बोलने वाला कि एग्जाम पोस्टपोन हो या फिर एग्जाम पोस्टपोन न हो, इसमें मेरी कोई चलने वाली यहां पर नहीं है, ठीक है। तो मैं बस एक बात यहां पर रख रहा था कि हाँ ये भी मुद्दे हैं, इनको भी ध्यान में दिया जा सकता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आज के डेट में कोविड-19 से ग्रसित हैं और उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। कुछ ऐसे भी मेल मेरे पास में है, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये वीडियो बनाई थी। कई सारे बच्चे बोलने लगे कि सर आप एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहते हो क्या? मैं एग्जाम पोस्टपोन कराने वाला कौन होता हूं यार। मैं तो बस एक बात रख रहा था, जिन बच्चों ने मुझे मेल किया उनकी बात रख रहा था कि हाँ ये भी कंडीशन है, ये भी सिचुएशन बनी हुई है। तो वो बस एक पॉइंट मैंने सामने यहां पर रखा था, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखिए। जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का और यूपीएससी का और गवर्नमेंट का, वो सब आप लोगों के सामने होगा। तो आप लोगों को जरा से भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए अपनी पढ़ाई के अंदर में, ठीक है। यहां पर भी आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी यहां पर ये बोला गया है कि यूपीएससी रिलेक्टेंट यहां पर हो रही है पोस्टपोन करने के लिए। यूपीएससी जो है बोल रही है वो इसको पोस्टपोन एग्जाम को नहीं करेगी, रिलेक्टेंट है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा वो आप लोग कल देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अपनी प्रिपरेशन में आप लोगों को जरा से भी कोई भी कमी नहीं लेकर आनी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिकली जो मुझे आप लोगों के बात साथ में शेयर करना था। एड्रियाटिक सी कहां पर है, जाकर इसको मैप में निहारेगा। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी जो एक अच्छी खबर यहां पर देखने को मिल रही है वो ये है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, बोला गया कि अर्ली 2021 में आप लोगों के सामने आ जाएगी। इनके 2021 में स्टार्टिंग फेज में ये दवाई आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। तो ये बात यहां पर बोली गई है। और आईसीएमआर के द्वारा एक पोर्टल भी यहां पर लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में क्या क्या ट्रायल चल रही है, क्या कंडीशन चल रही है दवाई को लेकर, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो इसी के चलते छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है आप लोगों के सामने आईसीएमआर के बारे में। इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो पर्टिकुलर मेडिकल रिसर्च के फील्ड में काम करती है। और ये जो बॉडी है आज के डेट में काफी एक बड़ी बॉडी आज को हमारी कंट्री में आप लोग बोल सकते हैं, जिसको 1911 में स्टेब्लिश किया गया था। 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो 100 साल से भी ज्यादा इस बॉडी को हो चुका है। जिस टाइम पर इसको बनाया गया उस टाइम पर इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से हम लोग जानते थे, पर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया 1949 में, और इसको आज के डेट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से हम लोग जानते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप लोग बात करें, कई सारे इंपॉर्टेंट जो चार्ज थे इसको फिर से ऑर्गेनाइज कराया गया, कई सारे चार्ज इसको
दिए गए। ये जो है हमारी कंट्री में जो काम करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अंडर में। तो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसके आज के डेट में जो डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर बलराम भार्गव, जो रिसेंटली अभी कई बार न्यूज में भी थे। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी ये भी आज का ही है कि यहां पर जो किसान को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पीछे आप लोगों को इंडिया गेट देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर ट्रैक्टर में आग लगा दी गई है, तो इस तरीके से भी प्रोटेस्ट देखने को यहां पर मिल रहा है, और वो भी एक ऐसे जोन में जो काफी सिक्योर एरिया माना जाता है, इंडिया गेट के जस्ट सामने। तो ये सोचने वाली थोड़ी सी बात यहां पर ये हो जाती है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ में आखिर गवर्नमेंट चीजों को क्यों नहीं सुन रही है कि इस लेवल पर लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो दोनों ही चीजें अपनी जगह सही है। तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री की जो इमेज है वो एक अलग तरीके की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, जब कोई ऐसी इमेज सामने निकलकर आती है। तो आइए अब आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर सुनने के बाद में कि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी आज तक मैंने लेक्चर लिए हैं, सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठी एक जगह मिल जाएगी, ठीक है, स्टडी लवर वीर के नाम से। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। आइए अब यहाँ पर आर्टिकल के बारे में जानते हैं। ये वाला आर्टिकल इंडिया और पाकिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच दी उसके बारे में है। तो डिटेल में समझेंगे पाकिस्तान हमको क्या बोल रहा है और हम लोगों ने अपनी स्पीच में क्या बातें बोली है। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर अलग अलग कंट्री ने, यहाँ पर यूएन की जो असेंबली की जो बेसिकली यहाँ पर स्पीच हुई, उसमें अलग अलग कंट्री ने अपना क्या मुद्दा रखा उसको समझाने की बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी एक पॉलिटिशियन की डेथ हो गई, तो उसी के बारे में है, तो जानेंगे इनके बारे में। ये एक सोल्जर भी थे, डिप्लोमेट्स भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, मेंटर भी थे, कई सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। तो ज्यादा नहीं पर लेकिन एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए इनके करियर के बारे में। हल्का सा पर्सन स्पेसिफिक न्यूज कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये कोविड-19 से रिलेटेड बातें की जा रही हैं कि कोविड-19 क्या क्या है, वही सब चीजें, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलरेडी कई सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये मायावती जी से रिलेटेड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। महिलाएं जो है पोस्ट ऑफिस में वो कितनी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आर्टिकल हम लोग देखेंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो फिर संडे वगैरह में इसको डिस्कस कर लूंगा, अगर टाइम मिला तो आज ही कवर कर लूंगा, ठीक है। बाकी यहां पर ये कार्टून देखेंगे और ये डेटा पॉइंट कोविड-19 के बारे में, किस कंट्री में कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एक कार्टून है जो कि आप लोग देखें। यहां पर ये कार्टून जो दिखा रहा है ये पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, और पॉलिटिक्स भी कहां की, ये बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी कौन है, ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है बिहार के फॉर्मर जो पुलिस चीफ थे, उनके बारे में बात की जा रही है। उन्होंने बिहार की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, उसके बारे में कार्टून है। तो इसके बारे में 40 से 50 शब्द आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, और देखिए आप लोग इसके बारे में किस तरीके से एक अच्छा एक पैरा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक आंसर राइटिंग के तौर पर आप लोग इसको एक छोटा सा आंसर राइटिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नॉर्मली पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आर्टिकल की ओर। जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है टू स्पीचेस के बारे में, यानी कि दो पर्सनैलिटी के द्वारा अपने अपने भाषण दिए गए। एक साइड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, दूसरी साइड में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो इनके द्वारा जो स्पीच दी गई है उनको दोनों को कंपेयर किया गया है, और कंपेयर करने के बाद में यहाँ पर इस आर्टिकल में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो आखिर दोनों को कंपेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई ऐसी स्पीच देखने को मिलती है तो उसमें हमेशा दोनों की जो स्पीच रहती है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने वाली रहती है, पर हमारी कंट्री की जो स्पीच रहती है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम न्यूट्रल देखने को मिलती है। हम लोग इनडायरेक्ट वे में कुछ कमेंट कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पर पाकिस्तान जो है हमेशा अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करता है इंडिया के मुद्दों के ऊपर। तो आखिर क्या रहा है इस स्पीच के अंदर में, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। यूएन जनरल असेंबली का जो सेशन चल रहा था, वहां पर पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अपनी स्पीच दी गई। तो जो वो स्पीच थी पहले हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई, उसके बाद में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा स्पीच दी गई। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी, उनके द्वारा जो स्पीच यहां पर दी गई उसमें एक तरीके का अच्छे लेवल का फोकस उनके द्वारा किया गया, हमारा क्या रोल हो सकता है वर्ल्ड स्टेज पर, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, यूएन के अंदर रिफॉर्म आना चाहिए, क्योंकि यूएन के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो आज की डेट में सीट पर बैठे हुए हैं और वो उसको रिफॉर्म करने नहीं देते हैं, तो उसमें रिफॉर्म आना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैंने आप लोगों से पहले बात की थी, कुछ ऐसा एरिया जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट या फिर ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया, कोई भी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं है। 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, 2 यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे फ्रांस, और जो यूके है ये यूरोप से। बाकी के जो ये लोग हैं इनके बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है परमानेंट मेंबर में, ना इनको कोई पूछ रहा है ना इनको कोई पूछ रहा है। तो इंडिया चाहता है कि एक रिफॉर्म यहां पर निकल कर आए, और हमारी भी दावेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड में
सबसे बड़ी आज के डेट में डेमोक्रेसी आप लोग बोल सकते हैं। और परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी बड़ी इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। चीजों को खरीदने की बात आती है तो काफी बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, एक मार्केट की तरीके से बिहेव करती है। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। इसी के साथ में एक्सपेंड करने की बात की जा रही है जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वहां पर देखने को मिले। तो ये बात बोली गई हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, जो फोकस दिया गया। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा एक तरीके से प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव यहां पर बात की गई है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। पर जो इमरान खान साहब है उनके द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा जो बोला गया वो फालतू की बातें थी यहां पर, ठीक है, और सारी उल्टी सीधी बातें मैक्सिमम यहां पर बोली गई। और इनका मैक्सिमम जो फोकस रहा पूरी स्पीच में वो पूरा इंडिया के खिलाफ बोलने में रहा, अपनी कंट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में इन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं की, ठीक है। मैक्सिमम फोकस इनका क्या रहा कि इंडिया को कैसे क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। तो ये मुद्दा इनका देखने को मिला। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लेते हुए बस एक शब्द यहां पर यूज किया, वो है बॉर्डर टेररिज्म। तो बस ये शब्द यहां पर यूज करके इन्होंने छोड़ दिया। पर लेकिन इनके द्वारा क्या क्या बोला गया पाकिस्तान के द्वारा, वो हम लोग अभी बात करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा भी यहां पर कोई इनको रिप्लाई भी नहीं किया गया। जो हमारी कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा यहां पर छोड़ दिया गया कि आप लोग इनको रिप्लाई करते रहो। इससे क्या होता है, देखिए पाकिस्तान की कोई ज्यादा इमेज अच्छी आज के डेट में है नहीं है। अगर इंटरनेशनल स्टेज पर आप लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री की अच्छी खासी इमेज है। अगर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यहां पर इनको जाकर रिप्लाई करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग इनका क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आप लोग जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर हम लोग इनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ऐसा है कि आप लोग जो बोल रहे हो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को जो बोलना है आप लोग बोलते रहो, ऐसी बात आप लोग बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक सामने वाला आप लोगों को गाली देता जा रहा है आप लोग को इसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये समझिए आप लोगों ने वो गालियां एक्सेप्ट नहीं की है। तो यही कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो क्या क्या बातें इनके द्वारा बोली जा रही है, तो बोला जा रहा है कि इनका मोर देन जो थर्ड ऑफ टेक्स्ट थे यहां पर वो तो रिपीट थे, यानी कि इनके कंट्री के जो पॉलिटिशियन, इनके कंट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनको एक अच्छी स्पीच बनाकर नहीं दे पा रहे थे। इनको पता चला कि भैया कल को तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे यार यूएन के अंदर में, तो इनके द्वारा वही काम किया गया जो स्कूल में कॉलेज में आप लोग और हम लोग क्या करते थे कि पुरानी चीजें जो रखी हुई उसमें से देख लिया, या पुराने टेस्ट पेपर हम लोगों ने पढ़े थे उसमें से देख लेते हैं यार क्या क्या पढ़ा हुआ, उसमें से कुछ कुछ चीजें उठा लेते हैं और फिर उसी को जाकर एग्जाम में चिपका देते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि जब इनको पता चला स्पीच देनी है तो 1/3 जो थे उन्होंने पुरानी चीजें उठाकर स्पीच में डाल दी कि भैया तुमको ये बोलना है जाकर, ये बोला गया। तो सबसे पहले तो बोला गया कि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो यहां पर स्पॉन्सर कर रही है इस्लामोफोबिया, यानी कि एक तरीके से इस्लाम के नाम पर फोबिया यहां पर, डर यहां पर फैला रही है हमारी कंट्री। दूसरे यहां पर आइडियोलॉजी जो फॉलो की जा रही है हमारी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा वो आरएसएस की आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है, ठीक है। तो ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है इनके द्वारा बोला गया वो इंस्पायर्ड है नाजी कॉन्सेप्ट से। नाजी कॉन्सेप्ट यानी कि जर्मनी के अंदर जब नाजी जो एक तरीके से हिटलर वाली जो पार्टी थी पावर में थी उस टाइम पर जो कंडीशन देखने को मिल रही थी, इनके द्वारा बोला गया एक तरीके से रेशियल प्योरिटी की बात की जाती है, सुप्रीमेसी की बात की जाती है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेस के बारे में बात करते हैं और उसी की सुप्रीमेसी के बारे में बात करते हैं और सबको काउंट नहीं करते हैं, और जो माइनॉरिटी है उनको जरा सा भी प्रोटेक्ट यहां पर नहीं किया जाता है। ये बातें इन्होंने हमारी कंट्री के खिलाफ बोली। इसी के साथ में नेक्स्ट इनके द्वारा बोला गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ठीक है। बोला कि बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ लॉज हैं हमारी कंट्री में जो कि सही नहीं है, और एक तरीके से बोला गया कि हमारी कंट्री में डिटेंशन कैंप देखने को मिल रहे हैं आसाम के अंदर में, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हुआ करते थे नाजी के द्वारा, यानी कि नाजी के साथ में हमारी कंट्री की इनके द्वारा कंपेयर कर दिया गया। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार ये नाजी के कैंप कैसे हुआ करते थे, तो आप लोग इनको समझिए। जर्मनी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना गए थे 1933 से लेकर 1945 तक। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आर्टिकल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो नाजी जो कैंप है यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते थे ये जर्मन ऑक्युपाइड जो यूरोप है उसमें ये बनाए जाते थे, ताकि जो लोग वहां पर रहते हैं वो ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह न करें, उनको इकट्ठा करके डाल दिया जाता था एक पर्टिकुलर एरिया में और उनसे कई सारे काम भी कराए जाते थे और नॉर्मली सप्रेस उनको किया जाता था। तो 1933 में यहां पर जो एडोल्फ हिटलर जब यहां पर पावर में आए, जो चांसलर बने जर्मनी के, उनके द्वारा ये हरकतें की गई थी। तो यहां पर एक तरीके से इंप्रिजन किया जाता था एक लार्ज ग्रुप ऑफ जो पीपल है उनको, उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं हुआ करता था कि हाँ उनके ऊपर कोई इनके द्वारा कोई गलती की गई है, बस एक डर रहता था कि कल को जाकर ये कोई गलती न कर सके, उल्टा सीधी स्टेप न उठाए, प्रोटेस्ट वगैरह न करें। तो इस तरीके से उनको एक कारावास टाइप ऑफ सिचुएशन में डाल दिया जाता था। तो ये सिचुएशन देखने को मिलती थी, यानी कि एक तरीके से जो एनिमी कंट्री थी उसके लोगों को यहाँ पर इस तरीके से यूज किया जाता था, और ये वार टाइम और टेररिज्म जो एक तरीके से सस्पेक्ट हुआ करते थे उनके लिए भी इसको यूज किया जाता था। और ये जर्मनी में नहीं, ये इटली में भी देखने को मिला, जर्मनी में भी देखने को मिला वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरेशन में,
कई सारे एरिया में देखने को मिला। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा बाद में चलकर हालांकि जो था इसको गलत करार दिया गया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बोला कि आर्बिट्रेशन इस तरीके आर्बिट्रेरी अरेस्ट करना, इनके किसी को बिना जाने पहचाने इस तरीके से अरेस्ट कर लेना, डिटेंशन में डाल देना और फिर एग्जाइल में छोड़ देना। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कंसंट्रेशन कैंप के बारे में, क्योंकि कुछ दिनों पहले भी यहां पर ये न्यूज में आ रहे थे जब हमारी कंट्री में आसाम के अंदर ये जो बेसिकली ये नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते यहां पर जब चीजें जो देखने को मिल रही थी, जब प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में चलते आ रहे थे, तभी इसका थोड़ा सा जिक्र यहां पर किया जा रहा था। तो ये कंसंट्रेशन जो कैंप है इनके बारे में हल्का सा याद रखिएगा, क्यों देखने को मिलते थे, तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा सकता है। और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया यहां पर तो ये भी मुद्दा आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो बात बोली जा रही है, अब कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर बोली गई है, उसको हम लोग यहां पर स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक तरीके से वो नहीं कहते कि एक तरीके से न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर इनके द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी निंदा की गई और ये बिल्कुल इनकी रिपीटेड स्पीच थी जो लास्ट टाइम देखने को मिली कि आर्टिकल 370 हम लोगों ने हटा दिया गया है, जबरदस्ती यहां पर ये काम किए गए हैं, हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, यानी कि हम लोग अपनी कंट्री के साथ में क्या कर रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम इनको देखने को मिल रही है। अरे हमारी कंट्री है यार, हमारा एरिया है, हम लोग जैसे उसके साथ में करें, तो ये चीजें इनको पच नहीं रही है। रीजन इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक मुद्दा है पाकिस्तान के लिए, और अपनी कंट्री में जो उनकी जनता है उसको बार बार गुमराह करने के लिए इस मुद्दे को वो बार बार यूज करते हैं। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस मुद्दे को ये बनाए रखना चाहते हैं, तो ताकि यहां पर बार बार यहां पर इसको ये मिसयूज कर सकें, यानी कि एक तरीके से अपनी कंट्री को वो नहीं कहते डाइवर्ट कर सकें। यहां पाकिस्तान इस तरीके से बोल बोल करके यहां हमारी कंट्री के खिलाफ इंडिया ये कर रहा है, फलाना ढिमकाना, वो सब चीजें, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। इसी के साथ में लास्ट में जाते जाते मरता क्या ना करता, इनके द्वारा एलओसी के बारे में बात कर दी गई। मतलब ये भाई साहब वो इंसान है कि जो खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद कर जा रहे हैं। जो जो बात इनके द्वारा बोली गई अभी देखिएगा इसके रिप्लाई क्या मिलेगा इनको। एलओसी जो है यहाँ पर एलओसी पे टेंशन इनके द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया जो है बार बार सीज फायर का वोलेशन करता है, ठीक है, तो ये बात इनके द्वारा बोलेगी और एक तरीके से न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है एज ए कश्मीर को इनके द्वारा बोला गया, यानी कि हम लोग कश्मीर को लेकर जो है बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कश्मीर को लेकर हम लोग बिल्कुल एक तरीके से छोटे बच्चों वाली बातें, कई बार ऐसा लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहा है ना, एक तो उसके बनाने वाला भी ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन स्पीच लिख रहा है बैठकर, यानी कि क्या माइंडसेट रहता है इनको, डिप्लोमेट्स कैसे हैं पता नहीं। हमारे यहाँ पर तो एक अच्छा खासा एग्जाम होता है, यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर आते हैं, पता नहीं इनके कैसा एग्जाम होता है और कैसे डिप्लोमेट्स जाकर बैठते हैं जो इनके पॉलिटिशियन को सलाह देते हैं कि आज ऐसी ऐसी बात आप लोग बोलो, तो एक अलग ही माहौल वहां पर देखने को मिलता है। कई बार तो यहां पर ऐसे बताया जाता है कि इनकी जो बुक्स हैं यहां पर इनकी कंट्री में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अंग्रेजों के अंडर में काम नहीं था, यानी कि अंग्रेज का गुलाम नहीं था, पाकिस्तान जो है इंडिया का गुलाम था, इंडिया से आजादी मिली इनको। मतलब ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है बच्चों को, जब ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि बच्चे आगे चलकर कैसे बनेंगे, तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें और कई सारे पाकिस्तान के बच्चे भी लेक्चर देखते हैं, तो देखो यार बोलने का तरीका बिल्कुल यही रहता है बस कि हाँ आप लोगों की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक तरीके से इतना प्रोडक्टिव नहीं है, इस तरीके से काम नहीं करता है जिस तरीके से करना चाहिए। एक लिंक कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट है और जो वहां की एक तरीके से जो टेररिस्ट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। बाकी जनता जो है वो तो इनोसेंट है, जैसी हमारी कंट्री की ऐसी वहां की है, तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं रहता है। अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ सीधा सीधा मतलब होता है कि गवर्नमेंट और वहां का जो टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ बात बोलना है, ठीक है। आगे अगर यहां पर बात करें, ये सही बात यहां पर ये की जा रही है कि इजीली यहां पर काउंटर किया गया और डिसमिस कर दिया गया जो हमारी कंट्री के द्वारा जो इनकी स्पीच थी। समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान ने बोला कि हमारी कंट्री में माइनॉरिटी के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खुद देखिए पाकिस्तान में आज के डेट में माइनॉरिटी खत्म हो चुकी है, ना के बराबर माइनॉरिटी है आज के डेट में पाकिस्तान की कंट्री में। हमारी कंट्री में आज के डेट में 6 माइनॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है ये माइनॉरिटी, ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं पीआईबी वाली वीडियो में भी। 6 की 6 माइनॉरिटी का नाम आप लोग लिखे कमेंट बॉक्स में। तो यानी कि बात यहां पर यह है कि पहले दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। ये सीधी सी बात है कि यहां पर पाकिस्तान को आप लोग बोल सकते हैं तुम्हारी कंट्री में माइनॉरिटी की संख्या क्या थी, कहां पर आज के डेट में माइनॉरिटी है, तुम हमको बोल रहे हो कि माइनॉरिटी के बारे में बात कैसे की जाए, वो भी उस कंट्री को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। और हमारी कंट्री का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म माना जाता है। कई सारी कंट्री आज के डेट में इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। सेक्युलर जो वर्ड है हमारी कंट्री में, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में ऐड किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन है, कई बार पढ़ा चुका हूं, पॉलिटी में भी डिटेल में एक्सप्लेन आप लोगों को किया था, ठीक है। और हमारे संविधान में कहां पर है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया है।
पहला मुद्दा तो ये हो गया, ठीक है। तो ये रिप्लाई मिल गया कि पहले अपनी माइनॉरिटी को देखो, आप लोग हमको यहां पर बात बता रहे हो। दूसरा, जो यहां पर पाकिस्तान हमको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात कर रहा है, यार तुम खुद देखो, तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, अक्टूबर में तुम्हारी सुनवाई होने वाली है, तुमको ग्रे लिस्ट में डाला गया है, ब्लैक लिस्ट में पहुंचते पहुंचते तुम रुक चुके हो और तुम यहां पर ये बातें बोल रहे हो। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? यहां पर ये एक तरीके की इंटरनेशनल बॉडी है जो कि यहां पर ये देखती है कि कहां कहां पर आज की डेट में इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है और कौन सी कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है। जो कंट्री उसको सपोर्ट यहां पर करती है तो यहां पर उसके ऊपर प्रतिबंध इनके द्वारा लगाए जाते हैं ताकि फ्यूचर में ये उसको सपोर्ट न कर सके। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई थी 1989 में, इसका बेसिक पर्पज यहां पर यह था कि ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? गलत तरीके से कमाया गया जो पैसा होता है उसको सिस्टम में लेकर आना ताकि उसको यूज किया जा सके, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग यहां पर मुद्दा था, पर लेकिन आप लोगों को पता है यूएसए में यहां पर अटैक हुआ और यूएसए में जो अटैक हुआ उस टाइम पर 2001 में, उस टाइम पर लगा कि यहां पर इतना बड़ा अटैक कैसे किया जा सकता है, कोई ना कोई और फाइनेंस इनको कर रहे हैं। तो 2001 में एक नया शब्द इसमें ऐड कर दिया गया जो कि है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है। उसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो ये काम करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करते हैं, ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ओनली शब्द इस तरीके के आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं तो 99% जो है उसके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा रुक के सोचना चाहिए कि क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले ओनली मनी लॉन्ड्रिंग था, बाद में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ऐड कर दिया गया इसके अंदर में। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 39 इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग, जो चाइना के जो सपोर्ट में बात है पाकिस्तान के, वो ये कि जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वो है जिंग मिंग लियू। तो ये चाइना के लोग हैं जो आज के डेट में इसकी चीफ पोजीशन पर बैठे हुए हैं, इसलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट यहां पर मिल जा रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो G7 कंट्रीज के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। G7 कंट्री, ये वही G7 कंट्री है जो G8 हुआ करती थी, रसिया इससे बाहर निकल गया तो ये G7 कंट्री रह चुकी हैं। तो 1989 में ये इनिशिएटिव किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट, और आज की डेट में अगर बात करें यहाँ पर जो रिकमेंडेशन होती है वो इंप्लीमेंट की जाती है ताकि इन सब चीजों को यहाँ पर रोका जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि तुम्हारे ऊपर जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की गाज गिरी हुई है और तुमको ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है, और तुम हमको बोल रहे हो कि हम लोग स्टेट टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तीसरी बात बोली गई इनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, तो उसका क्लियरिफिकेशन क्या है? तुम्हारी कंट्री के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो हमारा एरिया आप लोग दावे बैठे हो जो कि है गिलगित बल्तिस्तान। याद होगा आप लोगों को, ये पिक्चर मैंने ट्विटर पर भी शेयर की थी, ट्वीट किया था जब #स्टैंड विद गिलगित बल्तिस्तान। ये ट्वीट अगर आप लोग जाकर देखोगे तो पाकिस्तान का एक बंदा है, उसका भी ट्वीट, उसका एक रिप्लाई उसके नीचे आ रखा है, ठीक है। तो उसको देखेगा आप लोग, अगर पढ़ना हो तो उसका भी रिप्लाई आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, ऐसी ऐसी फीलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब हम लोग ट्वीट कर रहे हैं तो इसका रिप्लाई जब आया यहाँ पर, हालांकि मैंने रिप्लाई कुछ नहीं किया, इंटरेस्टिंग लगा मुझे देख करके, मैंने कहा चलो एक्टिव है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा गिलगित बल्तिस्तान में इनके द्वारा काफी गलत तरीके से लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को अपने अंडर में कंप्लीटली इनके द्वारा लाने की कोशिश की जा रही है और बड़ा ही अत्याचार यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। हमारी कंट्री के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें ये पर्टिकुलर एरिया तुम्हारे बस की थामना नहीं है, तुम ऑलरेडी यहाँ पर चाइना को दान में दे चुके हो। ये एरिया, ये यहाँ पर ये वो एरिया है जो हमारा एरिया है, इन्होंने चाइना को दे दिया क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से ऑक्युपाई कर रखा था, तो चाइना को गिफ्ट में दे दिया। मतलब हमारे घर में सामान उठा के तुम दूसरे को गिफ्ट दे रहे हो, तो ये कंडीशन देखने को मिली। इसका मतलब ये इनके थामना बस की नहीं है ये एरिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि आज की डेट में जो पाकिस्तान है अपनी खुद की कंट्री संभाल नहीं रखा है, पूरी कंट्री को गिरवी रख दिया है चाइना के लिए। और अब यहां पर एक मुद्दा रह गया बस, इंडिया के खिलाफ कुछ बोलकर बार बार इलेक्शन जीत जाते हैं तो कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये खुद अपनी कंट्री में जो लोग हैं उनको इस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं और हमारी कंट्री बोल रहे हैं कि हम लोग लोगों को सप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक अलग ही माहौल आप लोग यहां पर इनका देख सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर हमारी कंट्री में और लद्दाख जो है वो नई यूनियन टेरिटरी बनाएगी, तो उसके बदले इनके द्वारा ये बोला गया था, जबकि अपनी कंट्री पर इनका कोई फोकस नहीं है। तो पाकिस्तान को इस तरीके से कोई सीरियस लेने वाला है नहीं है, जैसी हरकतें ये कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कहते कि जैसे कि फालतू की बातें बोलना, बिना तुक की बातें बोलना, तो वो चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जिसके पीछे कोई बेस ही नहीं है, बस पता है कुछ नहीं है कि चल क्या रहा है, बस एक मुद्दा उठाना है। तो ये बार बार रिपीटेडली वो मुद्दा उठा रहे हैं और यही बात यहां पर इवन राइटर भी बोल रहे हैं कि इनकी जो स्पीच है वो 1/3 जो रहती है वो रिपीट रहती है। यानी कि अगर यहां पर इमरान खान बोलते हैं अपने जो इनको डिप्लोमेट्स रहते हैं यार एक स्पीच तैयार करो, तो यहां पर ये बोलता है कि सर क्या क्या डालना है स्पीच में,
कि जो लास्ट वाली स्पीच है ना, इंडिया को जो बोलना है वो तो ऐसी की ऐसी उठा के रख देना, और बाकी कुछ नया देख लो यार थोड़ा सा, बाकी इंडिया वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना, वो ऐसा कैसे ही, उसमें कुछ और अच्छा ऐड कर सकते हो तो वो कर लेना, वरना लास्ट टाइम ना बस्त बनाया था तुमने, लास्ट वाला रख देना। तो मतलब 1/3 स्पीच तो वही आके चिपकानी है इनको, कुछ प्रोडक्टिव बोल नहीं रहे कि हाँ क्या करना चाहिए यूएन के अंदर में, उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करें, तो ये हरकतें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो रीऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये एक तरीके से हमारी कंट्री का इशू है, तो ये इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, और खुद हमारी कंट्री के इशू को ये एक तरीके से खुद हमारी कंट्री का जो एक एरिया है उसको ये दावे बैठे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो पाकिस्तान जो है खुद गिलगित बल्तिस्तान को डिक्लेयर कर रहा है कि उसकी प्रोविंस है, और हम लोग अपनी प्रोविंस यानी कि अपने राज्य के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं तो इसको मिर्ची लग रही है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है यहां पर। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो इमरान खान जो है अगर देखा जाए तो कोई लेजिटिमेट सब्जेक्ट नहीं उनके द्वारा एड्रेस किया गया यूएन के अंदर में, बस हाँ ये था कि यार तुम्हारा भी टर्न आएगा बोलने का, और तुमको बोलना है, और बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी कंट्री की जनता को अच्छा लगे सुनने के लिए कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो वो कंडीशन, और इनके जो आका हैं वहां पर जो टेररिज्म फैलाते हैं उनको अच्छा लगना चाहिए, तो उसको बेसिकली फोकस देकर यहां पर चलते हैं। इंडिया क्या है, ये सेफली यहां पर इसकी अकड़ जो है उसको एक तरीके से बाईपास कर सकते हैं। ये वो बात बोलूंगा थोड़ी सी सुनने में वैसी लगेगी, वो नहीं बोलता है कुत्ता भौंकता रहता है गाड़ी चलती रहती है, तो आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी पे जा रहे हैं फिर बाइक पे जा रहे हैं, कुत्ता दौड़कर आप लोग ये पैर पकड़ने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो थोड़ी दूर दूर दौड़ पाता है, उसके बाद वो रुक जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये औकात नहीं है पीछे भागने की। तो वो कंडीशन ही यहाँ पर पाकिस्तान की देखने को मिलती है, बार बार इसी पोजीशन में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। पर एक जो यहाँ पर सजेशन राइटर के द्वारा दिया गया है वो ये है कि अगर ये रिपीटेडली इस बात को इंटरनेशनल लेवल पर उठाते रहेंगे, लोग बार बार इस बात को सुनते रहेंगे, तो इंडिया के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न यहां पर हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेडली अगर एक बात को आप लोग रेगुलर सुनते रहोगे तो झूठ भी सच लगने लगता है। तो इसलिए इंडिया को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करके चलना है। बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर भी यहां पर काम इसको नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था जो यूएन के अंदर ये स्पीच थी, यहां पर ये बेसिकली बात करिए इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं, ये आर्टिकल कंप्लीटली फोकस करेगा यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूएन के अंदर स्पीच दी गई है उसमें किस किस लीडर के द्वारा क्या क्या राय यहां पर रखी गई है, और कैसा आज के डेट में एरिया देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर तो बात करते हैं, ये 75th एनिवर्सरी यहां पर अभी देखने को मिली यूनाइटेड नेशन के अंदर में, जो यहां पर अभी अलग अलग लोगों के द्वारा अपनी स्पीच दी गई, तो अलग अलग यहां पर बातें निकल कर आई। तो सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि अगर यूएन जो है वो ढंग से काम करना चाहते हैं, यूएन के अंदर 193 मेंबर है आज के डेट में, अगर ये ढंग से काम करना चाहते हैं तो सारे जो नेशन है कलेक्टिवली उनको यहां पर काम करना पड़ेगा, तभी यहां पर चीजें जो है वो आगे बढ़ पाएगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए यहां पर, जो पहले ये था यूएसएसआर थे और यूएसए थे, दो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री थी, पर लेकिन जो यहां पर डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर के, जिसको सोवियत संघ आप लोग बोलते थे, यूएसए के हाथ में पावर आ गई, पर लेकिन फिर से कई सारी कंट्री उभर कर सामने आ रही हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, आज के डेट में यूएसए भी है, रशिया भी हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इसी के साथ में जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो आज के डेट में ऐसा नहीं कि कोई सिंगल कंट्री है और वो अपने आप को बोले कि मैं वर्ल्ड चलाऊंगी। एक टाइम पर ऐसा होता था कि यूएसए चलाता था, ग्लोबल पुलिसिंग का काम करता था, पर आज के डेट में वो चीजें आप लोग नहीं बोल सकते हो। तो यहां से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अभी क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, अभी यही समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि सब मिलकर यहां पर काम करेंगे, एक मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड में जब बात करते हैं तो चाइना चाहता है कि मल्टीलेटरलिज्म देखने को मिले, यानी कि कई सारी कंट्री यहां पर लीडर बनकर सामने आए, और खासकर वो यूएसए को रिप्लेस कर अपने आप उसकी पोजीशन लेना चाहता है। पर लेकिन जब एशिया में हम लोग बात करते हैं मल्टीलेटरलिज्म के बारे में, तो चाइना को चिड़न हो जाती है, वो चाहता है कि एशिया में मेरे सामने कोई खड़ा ही ना हो आकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जो कि चाइना बेसिकली देखता है कि वर्ल्ड को मल्टीलेटरलिज्म बनाना चाहता है, पर लेकिन एशिया में वो यूनिटरी पावर बनकर रहना चाहता है। तो एक ये भी मुद्दा है जिसके चलते चाइना हमसे चिढ़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना, चाइना के द्वारा भी आप लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैलाया, और इसका नाम अगर लिया जाता है कोरोना वायरस को फैलाने में तो चाइना चिढ़ जाता है, बोलता है कि ये मेरा मुद्दा यहां पर नहीं था। यूएन के बारे में बात करें तो 22 सितंबर को यूएन जनरल सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा बात की गई यहां पर फिफ्थ यहां पर हॉर्समैन के बारे में। एक तरीके से हॉर्समैन किनको बोला गया, ये हॉर्समैन बोला गया जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके बारे में, यानी कि ये लोग हैं आज के दिन में जो यूएन को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से ये वर्ल्ड को चला रहे हैं वो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि पेंडेमिक के टाइम पर ये अपना कैसे काम कर पाए, कहीं ना कहीं सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। अगर बात करें डीप रिसेशन देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर, रिसेशन होता है मंदी, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। 1930 में सबसे बड़ा रिसेशन नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है, पर लेकिन ये जो अभी देखने को मिला कोविड-19 के चलते, इसने और ज्यादा चीजों को यहां पर बर्बाद कर दिया।
तो यहां पर मोर डिफिकल्ट हो गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बोला गया था हम लोग को अचीव करना है। देखिए पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे जो कि 2015 तक चले, 2015 से लेके 2030 तक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बेसिक पर्पज ये था कि सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारा जाए, पर लेकिन अब कोविड-19 ने जहां पर टारगेट रखे गए थे उनको धूलिमित कर दिए गए, क्योंकि पहले गोल तभी अचीव किए जाएंगे जब यहां पर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, पर लेकिन अभी चीजें जो है वो कंप्लीटली खराब हो चुकी है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से जो यहां पर जो चीजें ऑफलाइन चली गई हैं उनको कैसे ऑनलाइन लेकर आना है, ऑनलाइन मतलब ऑन ट्रैक लेकर आना है, ठीक है, ऑफ ट्रैक यहां पर चली गई है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि सब मिलकर यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा काम करें। तो ये तो बातें इनके द्वारा बोली गई हैं। अब जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, तो इनके द्वारा यहां पर जो मुद्दा उठाया गया वो यूएन जनरल असेंबली के अंदर वो यूएसए का मुद्दा उठाया गया। बोला जा रहा है कि यूएसए जो है जिसने एक इंटरनेशनल सिस्टम क्रिएट किया था कि हम मैं वर्ल्ड पावर हूं, मैं ऐसे सिस्टम लेकर चलूंगा, जिसको गार्ड करने के लिए उसको छोड़ा गया था, आज की डेट में उसने उससे अपना पल्लू झाड़ लिया है। यानी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना अमेरिका फर्स्ट, तो इसलिए वो बोलते हैं कि अमेरिका तो फर्स्ट बोल ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि सार कंट्री को कि हर एक कंट्री बोलो कि उनकी कंट्री फर्स्ट, यानी कि मोदी जी को बोलना चाहिए इंडिया फर्स्ट, जो यहां पर जो इमैनुअल मैक्रोन को बोलना चाहिए फ्रांस फर्स्ट, जर्मनी की चांसलर को बोलना चाहिए जर्मनी फर्स्ट, सबको अपना फर्स्ट बोलना चाहिए। इनके इंटरनेशनल ऑर्डर, एक इंटरनेशनल वर्ल्ड जिसके बारे में बात की जा रही है कि सब मिलकर एक जैसे हम लोग रह सकते हैं, ये उससे दूर हटते हैं, ये बोलते हैं कि अपनी कंट्री के ऊपर फोकस देकर चलो। तो यहां पर इनका ये मुद्दा देखने को मिल रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसके चलते चाइना को एक मौका मिल रहा है। चाइना क्या कर रहा है, अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, एक एडवांटेज यानी कि एक फायदा इसका उठा रहा है, जहां से जो यूएसए है वो एक तरीके से दूर हट रहा है, यानी कि वेस्ट वर्ल्ड जो है जिससे पीछे हट रहा है, यानी कि मल्टीलेटरलिज्म से। तो चाइना अपने आप को एक लीडर लेकर यहां पर आ रहा है, जो इनके द्वारा जगह खाली की जा रही है उसमें। अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, ये चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसके द्वारा ये ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर जो मैरीटाइम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो ओवर रूट है, दो जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहां पर रूट में भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड के ऊपर पर सबके साथ में, और दूसरा यहां पर पानी के थ्रू भी सबसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का है, ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करने का एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो चाइना इसके तहत क्या करता है, अलग अलग कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है कि हम लोग यहां पर कनेक्टिंग पॉइंट बनाएंगे, और उसके बाद में उनको लोन देता है, और लोन भी इतना ज्यादा उनको दे देता है कि उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए भी उनको लोन लेना पड़ता है चाइना से। तो ये एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, टर्म यूज की जाती है कई बार, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप्स। तो ये डेट ट्रैप्स होता है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने किसी से इतना सारा लोन ले लिया है ऑलरेडी कि आप लोगों को लोन पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो ये डेट ट्रैप्स में यहां पर बेसिकली फंस जाता है जब ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा। तो ये भी एक इनिशिएटिव है जिसके तहत ये वर्ल्ड का लीडर बनकर चलना चाहता है, पर लेकिन यहां पर ये बायलैटरल सबके साथ में काम करते हैं। ये यहां पर क्या समझाने की कोशिश करें राइटर, वैसे तो चाइना चाह रहा है कि मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर काम करें, पर लेकिन जब बात आती है इसके आसपास वाले रीजन में, ये बायलैटरली सबके साथ में अलग अलग कनेक्ट रहना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर कहीं भी मल्टीलेटरलिज्म मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से चाइना को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चाइना हमेशा दो मुंहे सांप वाली अप्रोच लेकर चलता है। यूरोपियन यूनियन, अगर यूएसए के बारे में आप लोगों से बात करूं, तो ये दुत्कार चुके हैं आज के डेट में रशिया को, जिसके चलते रशिया के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, बस चाइना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जिस तरीके से यहां पर काम होना चाहिए था, अब यूएन के अंदर परमानेंट 5 मेंबर कितने हैं, 5। एक तो हो गया यूएसए, आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा तो आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। 1 सेकेंड, यहां पर ये देखिए, अब परमानेंट 5 मेंबर जब ये 5 है, यहां पर एक साइड में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए, यूके और फ्रांस, दूसरी साइड में यहां पर परमानेंट 5 मेंबर में से 2 मेंबर हो गए रशिया और चाइना। तो अब इनका एक ग्रुप बन गया और इनका एक ग्रुप बन गया। अब इनके फेवर में अगर कोई काम हो रहा है तो इसको सपोर्ट करते हैं, अगर इनको लग रहा है इनके फेवर में नहीं है तो यहां पर इसको अपोज करते हैं। यानी कि कहने के लिए तो यूएन एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें 193 मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर हैं, पर लेकिन यहां पर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने फायदे के लिए सर्व कर रहे हैं। जैसे यूएसए पास्ट में कईयों बार यहां पर इजराइल के खिलाफ अगर कोई भी बात आती है उसको रोक चुका है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है यूएन जनरल असेंबली के अंदर में। सेम कंडीशन यहां पर रहती है चाइना की। चाइना कई बार यहां पर अगर बात करें पाकिस्तान के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें जा चुकी हैं तो बार बार उसको यहां पर रोक देता है, यानी कि अपने खुद के फायदे के लिए यहां पर इसका यूज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है, आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट व्हीकल को आप लोग यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, अपने बच्चों को स्कूल में भेजा जा रहा है तो ये चीजें मतलब घूमने के लिए निकल जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट व्हीकल का यूज किया जा रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो ये गलत तरीका होता है यहां पर, ठीक है। घर पर कोई काम करने के लिए लगा हुआ है तो उसको आप लोग घर पर सब्जी मंगाने के लिए लगा रहे हो, वो सब चीजें, तो वो एक तरीके से
गलत मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो जिस ड्यूटी के लिए यहां पर इंसान है उसी को उसी की ड्यूटी देनी चाहिए। तो यहां पर आज के में यह है कि अपने पर्सनल मुद्दों को लेकर यहां पर सामने आने लगे, जो पोस्ट इनको एक रेस्पॉन्सिबल दे रखी है ये उसको ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते एक रिफ्ट यहां पर बन गया है जो मेंबर है उनके बीच में। तो इसलिए भी यहां पर जो यूएन है उसमें ढंग से काम नहीं हो पाता है। यूएसए और चाइना के बारे में बात करें तो इनकी एक तरीके से आप लोग पता है ट्रेड वॉर चल रही है। आज के में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीधा सीधा बोलते हैं कि जो यहां पर जो ये वायरस है जिसको आप लोग कोरोना वायरस बोलते हैं, ये सीधा सीधा इसको चाइनीज वायरस बोलते हैं। और चाइना इससे कई बार चिढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बोला है चाइनीज वायरस मत बोला करो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप बोलने लगे वांग वायरस बोल देते हैं, वांग से निकल कर आए। चाइना बोलने लगा सुधर जाओ भैया, इसको ऐसे मत बोलो। तो फिर यहां पर इसका नया नाम दिया गया कोरोना वायरस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बड़े मजे लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। तो आज की डेट में इनके द्वारा बोला जा रहा है कि चाइना कल्प्रिट है, इसका चाइना अपराधी है भैया, इसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में ये फैलाया गया है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, अभी बताऊंगा कैसे। चाइना ने क्या किया कि अपनी कंट्री के अंदर में जो इंटरनल फ्लाइट थी वो तो बैन कर दी जब कोरोना वायरस फैल रहा था, यानी कि अपनी कंट्री में एक सिटी से दूसरी सिटी में कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। पर लेकिन वुहान के अंदर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही थी जहां से ये वायरस निकल कर आया, उनको सबको कंटिन्यू रखा, यानी कि वुहान के अंदर से फ्लाइट जाए, इंडिया में पहुंचे, यूएसए में पहुंचे, फ्रांस में पहुंचे, जर्मनी में पहुंचे, सब जगह कोरोना वायरस पहुंचना चाहिए। पर अपनी कंट्री के अंदर कोई यहां पर बेसिकली कोरोना वायरस नहीं फैलना चाहिए, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर इंटरनल फ्लाइट को बैन कर दिया और बाहर की कंट्री में फ्लाइट जो है उसको अलाउ किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो गया अर्ली वार्निंग देने के लिए, चाइना की जो नीति थी उसको समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी यूएसए के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है स्टार्टिंग से। आप लोगों को याद होगा जब ये कोरोना वायरस का ड्यूरिंग जो एक तरीके से लॉकडाउन चला था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि यूएसए ने अपना हाथ झाड़ लिया है, वो पैसा नहीं दे रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। तो चाइना सामने निकल कर आया। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो अपना एक अलग रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर इसके साथ में लड़ना पड़ेगा। यानी कि आप लोग ये समझिए पूरे वर्ल्ड को बीमारी देने के बाद में अब उसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और एक इनडायरेक्ट वे में फिर एक तरीके से वो नहीं कहते कि सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। अब तो चाइना यही काम कर रहा है कि 2 बिलियन असिस्टेंस हम लोग दे रहे हैं डेवलपिंग कंट्री को आने वाले 2 साल के लिए, ताकि चीजों को थोड़ा सुधारा जा सके। यानी कि खुद जो है यहाँ पर रायता फैलाकर अब रायते को समेटने में हेल्प कर सहानुभूति दिखा रहा है कि हम आपके साथ में, और कोई हो या ना फिर ना हो। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर भी चाइना अपना पलड़ा भारी बनाकर चल रहा है। यूएन जनरल सेक्रेटरी के बारे में अगर बात करें, उनके द्वारा भी हाईलाइट किए गए कई सारे अचीवमेंट है और कई सारे चैलेंज भी हैं वर्ल्ड बॉडी जो आज के डेट में फेस कर रही है। तो उसके बारे में यानी कि सबने अपनी बातें रखी यहां पर। तो इनके द्वारा भी बातें रखी गई, बोला गया कि अगर ओवरऑल आप लोग देखेंगे 40 के करीब जो यूएन के जो पॉलिटिकल मिशन है और पीस कीपिंग ऑपरेशन है, जिसमें लगभग 95,000 के करीब जो ट्रूप्स हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर हमारी कंट्री के लोग भी यहां पर आप लोग देखिए कई सारे आर्मी बीएसएफ के जवान जो हैं या फिर दूसरी फोर्सेज के जवान जाते हैं हमारी कंट्री के भी पीस कीपिंग मिशन के अंदर में, जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। पुलिस और सिविलियन पोस्ट पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यूएन के 40 के करीब ऑपरेशन यहां पर चल रहे हैं। पर लेकिन यूएन का जो बजट है वो यहां पर लगभग 8 बिलियन के करीब है, जो कि बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1.9 ट्रिलियन के करीब खर्च किया गया यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में मिलिट्री बजट के ऊपर। और यूएन का बजट जिसको यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन बॉडी बोलते हैं, उसका बजट ओनली 8 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से पॉसिटी का मतलब होता है कमी, यानी कि रिसोर्सेज की कमी यहां पर आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये टर्म जो है इतनी बार यूज किए जाते हैं, कई सारे पेपर मैंने देखे पास्ट में भी। तो ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, पॉसिटी बड़ी फ्रीक्वेंटली यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है ताकि चीजों को यहां पर अच्छे से लेकर चला जा सके। तो इसी के साथ में जो अरेंजमेंट है वो नॉट सेटिस्फैक्टरी आप लोग बोल सकते हैं। यूएन के द्वारा बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो पब्लिक गुड्स है यहाँ पर पीस और डेवलपमेंट के लिए वो प्रोवाइड कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी इनके पास में प्रॉपर रेवेन्यू देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक अलग मुद्दा यहां पर रखा गया जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं। शी जिनपिंग साहब जो बोले उनके द्वारा अपनी बात रखी गई, बोला गया कि मैं आने वाले टाइम में यहां पर कोशिश करूंगा 2060 तक का कि चाइना अचीव कर सके कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर, यानी कि जितना कार्बन ये यहां पर एक तरीके से निकाल रहे हैं उतना ही एक तरीके से उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जितना ये एरिया में कार्बन निकालेंगे उसका न्यूट्रल का प्रोजेक्ट भी यहां पर ये लेकर चलेंगे ताकि कार्बन एमिशन एट द एंड ऑफ द डे 0 हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी इस टारगेट के ऊपर अपना काम कर रही है कि 2050 तक इनको कार्बन न्यूट्रलिटी यहां पर लेकर चलनी है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्री के द्वारा अपनी बातें यहां पर बोली गई हैं, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। तो ये थी पूरी स्पीच, आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आप लोगों के सामने लेकर चलते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीलंका हमारी कंट्री के नीचे एक छोटी सी कंट्री आप लोगों को नजर आएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ में एक ये वाला मैप आप लोग देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है।
अगर बात करें यहां पर आप लोग देखिए, मान लीजिए 1 सेकेंड, दूसरे वाला मैप, 1 सेकेंड, ये वाला मैप आप लोग देखिए, हमारी कंट्री में मान लीजिए केरला से कुछ आप लोगों को यहां पर लेकर जाना है उड़ीसा के अंदर में, तो हमारे पास में जो रूट है वो हम लोग को इस रूट से होकर यहां पर जाना पड़ता है, जो कि काफी लंबा पड़ जाता है। अगर हम लोग इस रूट से होकर यहां पर जाएं पाक स्टेट से, तो ये काफी आसान पड़ जाता है, हमको कम डिस्टेंस यहां पर तय करनी पड़ेगी। पर लेकिन यहां पर एक बेसिकली जो हमारी आप लोगों ने रामायण में भी आप लोगों को देखा होगा, तो यहां पर एक ब्रिज जिसको एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हमारी कंट्री में इसको राम सेतु के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये हमारी श्रद्धा है इसको लेकर, जिसके चलते ये यहां पर हमारे लिए काफी लंबी डिस्टेंस यहां पर पड़ जाती है। तो ये जो होकर जाता है ये रास्ता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पाक स्टेट से होकर जाता है। तो ये PAL के जो पाक स्टेट है यहां पर, ये दो कंट्री के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के, जो कि कई बार क्वेश्चन पास्ट में बन चुके हैं, तो इसका याद रखिएगा। तो यहां से होकर ये जो रूट जाता है ये एक आसान रूट हो जाता है, पर लेकिन यहां पर ये नहीं बनाया गया, क्योंकि आज की डेट में भी माना जाता है कि एक ऐसे एविडेंस देखने को मिलते हैं कि हाँ रियलिटी में यहां पर कोई ऐसा ब्रिज पास्ट में बनाया गया था, यानी कि रामायण की जो कहानी हम लोग सुनते हैं उसमें कुछ सच्चाई देखने को मिलती है, ऐसा इस ब्रिज के थ्रू बोला जाता है। श्रीलंका की जो करेंसी है वह श्रीलंकन रुपीस, और इसकी जो कैपिटल है वो दो है, एक तो है कोलंबो और दूसरी है जयवर्धनापुराकोट्टे। तो ये इसकी कैपिटल है श्रीलंका की। ये जाफना वाला रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा, ये कई बार न्यूज में रहते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के बीच में और जाफना के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है। हमारी कंट्री में से जब अंग्रेज यहां पर खेती किया करते थे, तो कई सारे तमिलियन कम्युनिटी के जो लोग उनको ले जाया करते थे, तो जाफना वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो काम करते थे। पर लेकिन जैसी ही कंट्री आजाद हुई, यहां पर ये लोग यहीं पर ही बस गए, काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। पर लेकिन फिर यहां पर कंडीशन होती है कि जैसे नई कंट्री आती है, वो नई कंट्री आजाद होती है, तो अपनी कंट्री के लोगों पर ज्यादा फोकस करती है, वो सोचने लगे कि यहां पर ये तमिलियन कम्युनिटी के लोग यहां से जाएं, तो इसके चलते गृह युद्ध भी यहां पर देखने को मिला। तो यहां पर एक कमिटमेंट के बारे में पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं, जो कई बार पास्ट में भी पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। एक 13th कमिटमेंट है यहां पर इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में, लिखने के लिए कुछ आता है तो इसको मेंशन जरूर कीजिएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जब एक अकॉर्ड साइन किया गया 1987 में, तो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी जो थे, और यहां पर हमारी कंट्री की साइड से और इनकी साइड से थे JR, ये थे जयवर्धना, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल में नहीं है, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो इथनिक कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को देखने को मिला था, सिविल वॉर देखने को मिल रही थी, तो उस टाइम की बात यहां पर की जा रही है। तो 13th जो अमेंडमेंट है यहां पर, ये इसका बेसिक पर्पज ये था कि प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो क्रिएट की जाए, यानी कि एक तरीके से जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि स्टेट क्रिएट किए जाए, तो कई सारे एरिया में से कनाडा में भी स्टेट को प्रोविंसेस बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेट और प्रोविंसेस दोनों अलग अलग चीज नहीं है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो प्रोविंसेस का जो प्रोविंशियल काउंसिल यहां पर क्रिएट किए जाए कंट्री के अंदर में, और उनको एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड और पुलिसिंग का सब्जेक्ट उनको दिया जाए एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर बोला गया सिन्हाला, और जो यहां पर तमिलियन जो ऑफिशियल लैंग्वेज उनको बनाया जाए, और इंग्लिश को लिंकिंग लैंग्वेज यहां पर बनाया जाए, यानी कि एक तरीके से लिंक करने वाली लैंग्वेज। सिन्हाला, जैसे मैंने आप लोगों को रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में बताया था, ये म्यांमार की कम्युनिटी है, जिनको म्यांमार में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सिन्हाला जो कम्युनिटी है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ये कहां पर है, ये श्रीलंका के अंदर में है। तो ये कई बार ऐसे होता है कि कई सारी कम्युनिटी के नाम आप लोगों को दे देते हैं और फिर मैच करने के लिए बोलते हैं कि इनको मैच करो ये कौन सी कंट्री की है। तो रोहिंग्या कम्युनिटी है म्यांमार की, सिन्हाला कम्युनिटी है, ये है कहां पर, ये श्रीलंका के अंदर में। तो इसके बारे में याद रखेगा। तो ये काम इस पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर किया गया। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी उन्होंने यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के, उनको बोला कि आप लोग हमारी कंट्री की जो तमिलियन कम्युनिटी है उसको एड्रेस करो, यानी कि एक तरीके से उनसे बातें करो कि हम लोग आपकी जो चीजें हैं उनको सुधारना चाहते हैं। तो पाक स्टेट की जो दोनों ओर साइड यहां पर, यानी कि जब आप लोग पाक स्टेट के बारे में बात करते हैं तो दोनों साइड में तमिलियन कम्युनिटी देखने को मिलेगी। यहां पर भी तमिलियन कम्युनिटी है, तो यहां पर भी तमिलियन कम्युनिटी है, तो उनको मिलाकर बात करने की कोशिश की जाती है। तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आई 26 को, यहां पर इंडिया के जो पॉलिसी मेकिंग है उनके द्वारा कोशिश की गई कि यहां पर जो यहां पर इक्वलिटी, जस्टिस, पीस, रेस्पेक्ट यहां पर विद इन यूनाइटेड श्रीलंका, यानी कि हम लोग नहीं चाहते कि श्रीलंका का कोई टुकड़ा हो, यानी कि हमारी कंट्री वहां पर एक तरीके से जाकर कोई इंटरफेयर करे, एक तरीके से वो चाहते हैं कि यूनाइटेड श्रीलंका यहां पर रहे, ठीक है। इसी के साथ में इंप्लीमेंट किया जाए 13th अमेंडमेंट। पर लेकिन राजपक्षे के जो ऑफिशियल हैं, जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिशियल ने यहां पर इसको बोलने से मना कर दिया 13th अमेंडमेंट को, क्योंकि उनको लगता है 13th अमेंडमेंट अगर यहां पर चलते हैं तो श्रीलंका में जो अकॉर्ड साइन किया गया था 1987 में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और इनडायरेक्ट वे में पावर शेयरिंग यहां पर देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारी कंट्री में जब राज्य थे तो बोला गया पंचायती राज सिस्टम आना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी आना चाहिए, तो राज्य ने बनाने से मना कर दी। इसीलिए संविधान हमारा जो आया वो आप लोगों को देखने को मिला, कुछ इंप्लीमेंट किया गया 1949 में और फिर 1950 में पूरा संविधान इंप्लीमेंट किया गया। तो तब से लेकर 1992 तक, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो 42 साल तक हमारी कंट्री में कोई पंचायती राज सिस्टम देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद में पंचायती राज सिस्टम आया, बड़े ही प्रेशर के साथ में जब देखने को मिला, बार बार उसके बारे में बात की जाती है।
तो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि राज्य की जो गवर्नमेंट है ना, उनको ये लग रहा था कि उनके हाथ से पावर चली जाएगी, उनके हाथ से रिसोर्सेज चला जाएगा। तो जब यहां से इंसान के हाथ में जब पावर जाती है तो उसको इस तरीके का डर लगता है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो यही बात यहां पर बेसिकली देखने को मिल रही थी। तो अभी यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, और उसकी वजह से जो यहां पर इनकी जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो भी यहां पर जो गवर्नमेंट अभी है वो मेजोरिटी के साथ में जीत कर आई है। आज के दिन में जो प्रेसिडेंट है वो है यहां पर गोटबाया राजपक्से, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो महेंद्र राजपक्सा। तो दोनों के भाई जो है यहां पर एक तरीके से पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ये दोनों जो है इनके हाथ में एक सुनहरा मौका था, इन्होंने वो गवा दिया। ये प्रेसिडेंट थे पहले मैत्रीपाला सिरिसेना और रणनील विक्रमसिंघे, ये यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे। पर लेकिन इनकी दोनों की कलह ने जो है वो सारा तख्ता जो था वो पलटकर यहां पर रख दिया। अब फिर से दोनों भाई यहां पर पावर में आ गए हैं। अभी कंडीशन क्या बोला जा रहा है? अभी यहां पर देख कोई एक तरीके से को आप लोग बोलिए कि यहां पर 13 अमेंडमेंट इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो श्रीलंका में लग नहीं रहा है कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया जिस तरीके से बोल रही है लग नहीं रहा है कि कोई फायदा इससे होने वाला है। इंडिया काफी इंटरेस्टेड है ताकि यहां पर चाइना के फेवर में ज्यादा श्रीलंका न जाए, क्योंकि जब महेंद्र राजपक्से हुआ करते थे तो चाइना के साथ मिलकर श्रीलंका के द्वारा काम किया गया और हमारी कंट्री को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। तो चाइना के साथ में अगर काम करेंगे तो हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसीलिए बायलैटरल कोऑपरेशन 15 मिलियन का जो ग्रांट है बुद्धिस्ट कल्चर एक्सचेंज के लिए हम लोग यहां पर दे रहे हैं। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो हम लोग रोक रहे हैं, जैसे कि इनके द्वारा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में बात की गई। इनके हम लोग और इनकी करेंसी है लोकल, एक दूसरी करेंसी में हम लोग ट्रेड व्यापार कर सके। उसी के साथ में जो डेट यानी कि उधारी इन्होंने ले रखी थी उसको भी डिफरमेंट के बारे में बात की गई। तो हम लोग भी यहां पर सोच सोचकर अपने डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये हमारे अपोज में काम करते हैं तो हम भी उसी तरीके से काम करेंगे। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी चल क्या रहा है, दोनों भाई जो है फुल पावर में, फुल मेजोरिटी के साथ में। अब ये क्या क्या स्टेप उठाते हैं उसके ऊपर इंडिया का पूरा ध्यान है। उसके आगे चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या यहां पर ग्राउंड लेवल पर चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहां पर पूछा था, ये था बफोर्ड सी के बारे में। तो बोला जा रहा है कि मार्जिनल सी है पैसिफिक ओशन का। दूसरी स्टेटमेंट में बोला कि यहां पर यह मैकेंजी रिवर जो है यहां पर ये लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की, जो कि इस पर्टिकुलर सी में जाकर गिरती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में 1, बी में 2, सी में बोथ, डी में नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। जो टेस्ट मैंने आप लोगों का लिया था उसमें भी आप लोगों को ऐसे ही आंसर देने होते हैं। बेसिकली मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर दिया कीजिए, अटेम्प्ट किया कीजिए, ताकि आप लोग उसको ढंग से अटेम्प्ट कर सके और समझ सके। ठीक है, आंसर यहां पर बी स्टेटमेंट सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि वो पैसिफिक नहीं यहां पर आर्टिक ओशन में देखने को मिलेगा, जो अलास्का वाला रीजन है। ठीक है, बाकी यहां पर जो इसका नाम रखा गया था ये थे यहां पर फ्रांसिस बेफोर्ट, जो कि एक हाइड्रोग्राफर थे जो कि यहां पर विजिट किए, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया। और लॉन्गेस्ट रिवर है यहां पर ये मैकेंजी रिवर है, ये जाकर इस पर्टिकुलर एरिया में जाकर गिरती है। तो ये जो बेसिन एरिया है बेसिकली कनाडा और यूएसए के अंडर में आता है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सरफेस एरिया जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 4,76,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब, 124 जो मीटर वो लगभग आप लोगों को गहरा नजर आएगा। मैक्सिमम जो डेप्थ है कहीं कहीं आप लोगों को 4,683 मीटर तक भी गहरा देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर सी के ऊपर। हो गया आर्टिक ओशन, यहां पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर ये अलास्का वाला रीजन है, ये कनाडा हो गया, और नीचे आप लोग को यूएसए देखने को मिलेगा। अगर अपनी कंट्री के साथ में आप लोग कंपेयर इसको करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहां पर देखने को मिलेगी, तो इस वाले मैप में नहीं, मैं आप लोगों को दूसरे मैप में दिखाता हूं, डिटेल में आप लोग समझ पाएंगे। तो यहां पर आप लोग इसको देखिए। ठीक है, तो ये है अपनी प्यारी कंट्री बीचों बीच में। यहां पर अगर आप लोग देखिएगा ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये यहां पर आप लोग अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, तो ये देखिए पर्टिकुलर सी। ठीक है, ये ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। हल्का सा कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका बी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट माइंड में न रहिए किसी भी चीज को लेकर। सारी पीडीएफ इकट्ठी यहां पर मिल जाएगी, रिवीजन के पॉइंट ऑफ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और कभी भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। जो सुकून आप लोगों को मिलेगा किसी चीज के साथ में उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप लोग। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आता है, वरना डिसलाइक कर जाना और फीडबैक जरूर देना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।